हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज की जो हमारी प्रश्नोत्तरी है वो हिंदी पेडागोजी से है, जहाँ से 15 प्रश्न सी टेट में पूछे जाते हैं। सी टेट में, एमपी टेट में और आपके रीट में। रीट स्पेशल ये हमारा प्रश्नोत्तरी है दोस्तों। आइए प्रश्नों की तरफ चलते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ठीक है, यहाँ पे आपको जब आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको 15 प्रश्न जो है कि पैराग्राफ से मिलेंगे और 15 प्रश्न जो मिलेंगे वो पैडागोजी से मिलेंगे। तो आज की ये हमारी प्रश्नोत्तरी पैडागोजी की है, जहाँ पे हम शिक्षण के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे कि प्रश्न कैसा है। आइए पहले प्रश्न पे चलते हैं। मातृभाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जिसे बच्चा अपनी माता द्वारा सीखता है, अपने परिवार से सीखता है, अपने जीवन के प्रारंभिक काल में घर परिवार एवं पर्यावरण में सीखता है, अपने जीवन के प्रारंभिक काल में विद्यालय में सीखता है। तो दोस्तों, जहाँ तक प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, मातृभाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जिसे बच्चा कहाँ सीखता है। सबसे पहली बात तो आप जानिए कि बच्चा जो पैदा होता है तो अपने परिवार में रहता है, तो उसे उसके समाज से कोई मतलब नहीं है, तो उसकी मातृभाषा क्या होगी। बताइए आप लोग इस प्रश्न का उत्तर। तो बताएं आप लोग क्या होगी, बताइए। जब बच्चा पैदा होता है तो कहाँ होता है, अपने परिवार में। कहाँ होता है, अपने जीवन के प्रारंभिक काल में। ठीक है, अपने घर में उसके मम्मी होंगे, पापा होंगे, दादी होंगी, दादा होंगे एवं उसके घर का पूरा वातावरण होगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, आप इनको इस प्रश्न को ऐसे समझिए जैसे कोई भी बच्चा आपके घर में न्यू बार बेबी पैदा हुआ है, वो पहली बात तो स्कूल तो जाएगा नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ कहा गया है कि शिक्षा विद्यालय में, तो विद्यालय तो जाएगा नहीं। ठीक है, और वो जब पैदा होगा सिर्फ माता के पास तो रहेगा नहीं। 2-4 महीने बाद बच्चा धीरे धीरे अपने अन्य सदस्यों को पहचानने लगता है, थोड़ा बहुत बोलने लगता है, तो परिवार के अनेक सदस्य मिलके ना उसका परवरिश करते हैं। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा, अपने जीवन के प्रारंभिक काल में घर परिवार एवं पर्यावरण में सीखता है। ठीक है, यदि आपसे पूछेगा कि बालक की प्रथम शिक्षिका, तो उसकी माता हो जाएंगी। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जहाँ तक आप प्रश्नों को देख पा रहे होंगे दोस्तों, आइए दूसरे नंबर का प्रश्न है। आइए देखिए, दूसरा प्रश्न है, हिंदी राजभाषा है दिल्ली प्रदेश की, हरियाणा प्रदेश की, इन दोनों प्रदेश की, इनमें से किसी भी प्रदेश की नहीं। तो आप जानते हैं दिल्ली भी हिंदी हिंदी जो है कि प्रदेश कहा जाता है, और है और हरियाणा भी, उत्तर प्रदेश, एमपी, राजस्थान। ठीक है, ये पूर्ण रूप से हिंदी प्रदेश हैं। तो ये क्या हो गए, दोनों, दिल्ली भी होगी, हरियाणा भी होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हिंदी भारत की क्या है, जनभाषा है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, सभी। बताएं आप लोग। प्रश्न नंबर 3 प्रश्न को बताइए। जनभाषा है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, इसका उत्तर क्या होगा, ये सभी। ठीक है दोस्तों, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्नों पे। नेक्स्ट प्रश्न में आपका चौथा प्रश्न आ चुका है आपके स्क्रीन पे। पूरा प्रश्न स्क्रीन पे है दोस्तों, आप इनका उत्तर देने का पूर्ण रूप से प्रयास कीजिए। जनभाषा से तात्पर्य उस भाषा से है, जन मतलब समुदाय की भाषा, जन मतलब हर व्यक्ति की क्या है, जनभाषा से क्या तात्पर्य है। ठीक है, उस भाषा से है जिसे, देखिए, जिसे किसी देश के सभी व्यक्ति जानते और प्रयोग करते हैं, जिसके माध्यम से जनसंचार किया जाता है, जिसके माध्यम से देश के सभी व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क करते हैं, जिसके माध्यम से देश के अधिकतम व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क करते हैं। आइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 4। तो जनभाषा क्या होता है, जिसके माध्यम से देश के अधिकतर व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क करते हैं। जैसे हमारी हिंदी हुई, तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर हिंदी में एक दूसरे से संपर्क करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, भाषा के मुख्य तत्व होते हैं, संकेत होता है, चिन्ह होता है, ध्वनि होता है, या सभी। प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। कुछ प्रश्न इजी हैं, आप फटाक से उनका उत्तर दीजिए। या तो आपने थोड़ा सा भी शिक्षण पढ़ा होगा और प्रीवियस ईयर पेपर को लगाया होगा, तो ये प्रश्न आपको आसान होंगे। ठीक है दोस्तों, तो संकेत भी है, जैसे हम किसी भाषा को ऐसे
जो है कि फेस से अंगूठा दिखाकर, आँख से हम क्या करते हैं, संकेत देते हैं। तो ये हमारी क्या होती है, ये भी तो हमारी भाषा होती है, ध्वनि, चिन्ह। ठीक है, तो ये सभी भाषा के तत्व हैं। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 6। भाषा का मुख्य रूप होता है शाब्दिक, अशाब्दिक, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर आप लोग दीजिए। तो ये क्या होता है, भाषा शाब्दिक भी होती है, जैसे हम शब्दों के माध्यम से बोलते हैं। अशाब्दिक होती है, कुछ चीज़ें हम बोल के ना बस इशारे में काम कर लेते हैं, तो अशाब्दिक हो जाएगी। ये क्या हो गया, उपर्युक्त दोनों। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 आपके स्क्रीन पे दोस्तों, फटाफट हम प्रश्न को देखेंगे समय न गंवाते हुए। आइए, लिखित भाषा के मूल तत्व हैं, क्या है, लिपि है, शब्द है, वाक्य है, ये सभी है। लिखित भाषा बताएं क्या है। प्रश्न नंबर 7, तो क्या होगा, लिपि होती है, आप जानते हैं हमारी हिंदी देवनागरी लिपि है, वाक्य, शब्द, ठीक है, ये सभी। आइए हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, उत्तर दीजिए। हिंदी भाषा का पढ़ना लिखना किससे शुरू करना चाहिए, अक्षरों से, शब्दों से, वाक्यों से, इन सभी के एक साथ शिक्षण से। बताइए। अभी आप जानते होंगे SBPL, ठीक है। तो पहले सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये हमारे भाषा के क्रम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है किसी भाषा का पढ़ना लिखना किससे शुरू करना, अक्षरों से, वाक्यों से, शब्दों से, इन सभी के साथ शिक्षण से। प्रश्न नंबर 8, तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले वर्णमाला पढ़ाते हैं ना, क, फिर ख, फिर ग, उसके बाद क्या करते हैं, धीरे धीरे हम उसका शब्द बनाते हैं, फिर उसको वाक्य में उसका प्रयोग करने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इनको देख के इसको मारने का प्रयास नहीं करेंगे, आप शिक्षण को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, तब आप उत्तर अच्छे से दे पाएंगे। आइए दोस्तों, हम चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। प्रश्न नंबर 9, बच्चों का हस्तलेख सुधारने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, अनुलेख, प्रतिलेख, सुलेख, प्रतियोगिताएं, उपर्युक्त सभी। क्या करना चाहिए ताकि बच्चा खूब अच्छे से लिखना शुरू कर दे। ठीक है, हस्तलेख मतलब लिखावट उसकी कैसे सुधारेंगे। 9, प्रश्न नंबर 9, तो सभी करेंगे, प्रतिलेख लिखाएंगे, सुलेख की प्रतियोगिता में भाग लेगा, वहाँ उसको क्या होगा, प्रोत्साहन मिलेगा, फिर अनुलेख लिखवाएंगे, क्या करेंगे सभी। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, आइए उत्तर दीजिए इस प्रश्न का। प्रश्न मज़ेदार है दोस्तों, यदि आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं दोस्तों, प्रश्न आपको अच्छे लगे तो एक लाइक अवश्य करिएगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 10, मौखिक पठन से क्या लाभ है, लिखित भाषा में सुधार होता है, मौखिक भाषा में सुधार होता है, इन दोनों में सुधार होता है, कोई लाभ नहीं होता। प्रश्न नंबर 10 बताइए। प्रश्न नंबर 10 में हम क्या करेंगे, मौखिक पठन से क्या लाभ होता है। जब हम मौखिक पठन करते हैं, मौखिक मतलब क्या होता है, हम जब बोल के पठन करते हैं, किसी भी लिखित भाषा को हम बोलते हैं, फिर क्या करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, क्या लाभ होता है, लिखित भाषा में सुधार होता है। बिल्कुल सही, जब हम अच्छे से पढ़ना सीख जाएंगे, त्रुटियां नहीं होंगी, तो क्या करेंगे, हम जब लिखेंगे उस चीज़ को तो क्या करेंगे, उसमें सुधार होगा, मौखिक भाषा में सुधार होगा, ये दोनों सुधरेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए चलते, इसलिए छोटे बच्चों को बार बार क्या किया जाता है, बार बार एक ही चीज़ को पढ़ाया और लिखाया जाता है, ताकि उनकी लिखावट भी सुधर जाए और उनके उच्चारण भी उनका अच्छे से सुधर जाए। आइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं। बच्चों का सक्रिय शब्दकोश किसे कहते हैं, जिस शब्दों का अर्थ बच्चे जानते हैं, जिन शब्दों को बच्चे जानते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग बच्चे जानते हैं, जिन शब्दों का अर्थ बच्चे जानते हैं और प्रयोग जानते हैं। दोस्तों प्रश्न बड़ा मज़ेदार है, उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 11 क्या होगा बताइए, जिन शब्दों का अर्थ बच्चे जानते हैं और प्रयोग करते हैं, यही पूछा जा रहा है प्रश्न में, बच्चों का सक्रिय शब्दकोश किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर डी होगा। आइए आगे चलते हैं। लिखना पढ़ने से पूर्व सिखाना चाहिए, यह विचार किसका है। अभी जिस प्रश्न के लिए मैं सबसे पहले बात कर रही थी वो यही है, मॉन्टेसरी पद्धति में मारिया मॉन्टेसरी कहती हैं कि बच्चे को सबसे पहले क्या करना चाहिए, लिखना सिखाना चाहिए। जो आज के किंडरगार्टन स्कूल में, आज के कॉन्वेंट में, अच्छे स्कूल में सबसे पहले बच्चे को आप देखेंगे, एक बच्चे को लिखना ही सिखाते हैं, लाइन खींचना सिखाएंगे, पेंटिंग करना सिखाएंगे, कलर करना सिखाएंगे, चित्रों में रंग भरना सिखाएंगे। सबसे पहले बच्चे को क्या करते हैं, यही सब सिखाते हैं। सबसे पहले वो क्या करेंगे, लिखना सिखाएंगे, फिर
पढ़ने सिखाएंगे, उसके बाद अन्य क्रियाएं करेंगे। और हमारी जो शिक्षण पद्धति है उसमें क्या होता है, मारिया मोंटेसरी के अलावा जो हमारे जो है कि पद्धति होती है जिसमें हम प्राइमरी में बच्चों को पढ़ाते हैं और स्कूलों में पढ़ाते हैं, वहाँ पे बच्चों को आप देखेंगे सबसे पहले बच्चे को क्या पढ़ाएंगे, सुनना, बच्चा अच्छे से सुन रहा है, फिर बोलना, ठीक है। उसके बाद क्या कहेंगे, फिर क्या करेंगे, सबसे पहले सुनेगा बच्चा, फिर बोलेगा, क्या करेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा, ठीक है, ऐसे। और यहाँ मारिया मोंटेसरी क्या कहती हैं, बच्चे को पढ़ने से पहले लिखना सिखाना चाहिए, मारिया मोंटेसरी। प्रश्न नंबर 12, ठीक है दोस्तों, लेडी मोंटेसरी। लेक्चर को आप बहुत ध्यान से सुने, इस लेक्चर से भी आपके प्रश्न बनेंगे। आइए आगे चलते हैं। भाषा शिक्षण की मुख्य विधि है, क्या है, अनुकरण विधि, अभ्यास विधि, संरचनात्मक विधि, उपर्युक्त सभी। आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 13, जल्दी जल्दी प्रश्नों को करेंगे दोस्तों। यदि वीडियो बड़ा हो जाता है तो अपलोड नहीं होता है, इसके लिए मैं खेद चाहती हूँ दोस्तों, और हम प्रश्न को थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। आइए प्रश्न नंबर 13 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। भाषा का मुख्य घटक भाषा शिक्षण की मुख्य विधि है, क्या है, प्रश्न नंबर 13। तो उपर्युक्त सभी है, अनुकरण है, बच्चा अनुकरण से भी तो सीखता है। जब बड़े लोग किसी मंदिर में जाते हैं, वहाँ मंदिर में प्रणाम करते हैं, तो बच्चा वहाँ बिना बताए प्रणाम करना सीख जाता है। फिर वो अभ्यास विधि से सीखता है, बार बार उसका अभ्यास करवाया जाता है, संरचनात्मक विधि से उपर्युक्त सभी, ठीक है। आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 14 नंबर के प्रश्न पे चलतेंगे। भाषा का मुख्य घटक है, व्याकरण है, भाषा विज्ञान है, कौशल है, ये तो आप सभी जानते हैं। प्रश्न नंबर 14, इसका भी क्या होगा, उपर्युक्त सभी। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भाषा कौशल का रूप है, बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, उपर्युक्त दोनों। तो क्या है, SBPL। इसका एक सूत्र हमने बनाया है, SBPL, ठीक है। आप देखे होंगे BPL कार्ड होता है, इसी के थ्रू आप इसको सीख लीजिए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है दोस्तों। अगर ट्रिक आपको अच्छी लगी हो, एक कमेंट अवश्य करिएगा। प्रश्न नंबर 15 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, आइए बताइए। इसमें भी इसका उत्तर क्या होगा बताएंगे आप लोग। प्रश्न नंबर 15 में बताइए, भाषा कौशल का रूप है, तो क्या है बताइए, कोई नहीं, ठीक है। आगे चलेंगे, प्रश्न नंबर 15, फिर प्रश्न नंबर 16 नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों, ज्ञानात्मक उद्देश्य का तीसरा पद कौन सा है। अब ये तो प्रश्न आपका वहां से आ गया, ब्लूम की टेक्नोलॉजी, ठीक है, ब्लूम से आया है ये प्रश्न। ज्ञानात्मक उद्देश्य का तीसरा पद कौन सा है, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, ये 5 क्रम है, वो पूछ रहा है तीसरा कौन सा है। तो दोस्तों उत्तर दीजिए। ब्लूम की टेक्सोनॉमी आप पढ़े होंगे, यहाँ से प्रश्न बना हुआ है दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 क्या हो गया, ज्ञान, तीसरा पूछ रहा है ज्ञान, बोध, प्रयोग, अनुप्रयोग, ठीक है, क्या होगा, प्रयोग होगा। सबसे पहले ज्ञान आएगा, फिर बोध आएगा, फिर प्रयोग आएगा, ठीक है। तीसरा पूछ रहा है आपसे प्रश्न नंबर 16। आगे चलिए प्रश्न नंबर 17 को देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। अच्छे से देखिए, प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत है, साहचर्य सिद्धांत, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, सभी। प्रश्न नंबर 17, तो आप सभी जानते होंगे वैयक्तिक भिन्न, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, अभ्यास का सिद्धांत होता है और साहचर्य का सिद्धांत होता है, सभी सिद्धांत होते हैं। आइए दोस्तों आगे प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न मजेदार हैं दोस्तों। आइए देखिए, कर्थवाल, ब्लूम एवं मेसिया ने व्यवहार के किस अनुक्षेत्र हेतु अपनी टेक्सोनॉमी प्रस्तुत की है। ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र, भावात्मक, मनोगामिक अनुक्षेत्र, ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक अनुक्षेत्र। यहाँ से प्रश्न, एक प्रश्न आपको मनोविज्ञान में मिलेंगे, हिंदी में, हर मतलब पूरे डिपार्टमेंट में मिलेंगे। यदि आपने टेट का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो हर 5 सेक्शन में ले सकते हैं यहाँ से प्रश्न। ब्लूम की टेक्सोनॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न नंबर 18, यदि आप इनकी थ्योरी नहीं पढ़े होंगे तो आप जाके अवश्य पढ़िएगा, ठीक है। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो यहाँ ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया है, भावात्मक से। आइए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा उद्देश्य है, ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक, क्रियात्मक, उपर्युक्त सभी। सबसे महत्वपूर्ण पूछ रहा है, जिसकी बात अभी हम ऊपर वाले प्रश्न में कर रहे थे, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। किसने दिया है, ये ब्लूम की टेक्सोनॉमी से है ये तीनों, ठीक है। प्रश्न नंबर 19 में आप देखेंगे तो सभी हैं, महत्वपूर्ण हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। आइए हम चलेंगे अब अपने प्रश्न नंबर 20 की तरफ। आइए प्रश्न नंबर 20 को देखिए,
प्रश्न नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, आप इनका उत्तर दीजिए। कोशिश है कि पूरा प्रश्न स्क्रीन पे आ जाए, और आ भी गया है दोस्तों। आप इनका अच्छे से उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। वर्गीकृत कार्य सूचित क्रियाओं की सूची बनाइए, ठीक है। बताइए, वर्गीकृत कार्य सूचित क्रियाओं की सूची बनाई थी, किसने बनाई थी? वीएम ब्लूम ने, रॉबर्ट मेगर ने, आईसीईएम विधि ने, इनमें से कोई नहीं। तो 20 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, बताएंगे आप लोग। तो कौन बनाया था? रॉबर्ट मेगर ने। आइए आगे चलते हैं, आगे चलेंगे और प्रश्न को देखने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और अच्छे से आपको स्पष्ट रूप से दिखाई भी देने लगा दोस्तों। ब्लूम के ज्ञानात्मक उद्देश्य संबंधी टेक्सोनॉमी में विश्लेषण को निम्न से उच्च बौद्धिक स्तर की दृष्टि से किस क्रमांक पर रखा गया है? आप यदि ब्लूम की टेक्सोनॉमी पढ़ी होगी, आपने पढ़ रखी होगी दोस्तों, तो प्रश्न आपको इजी होगा, वरना यही प्रश्न आपको परीक्षा में परेशान कर देगा। प्रश्न नंबर 21 क्या होगा? 5 प्रकार का है, जिसका चर्चा मैं ऊपर कर चुकी हूँ। आइए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, आप इनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है, ठीक है। आइए प्रश्न को देखिए। नीचे दिए गए शब्द समूह में से बेमेल शब्द छांट कर लिखिए। ज्ञानात्मक उद्देश्य, अवबोधात्मक उद्देश्य, सुधार, भावात्मक उद्देश्य। इसमें से क्या छाटेंगे? अभी आपने इसके बारे में ऊपर पढ़ ही रखा है। प्रश्न नंबर 22 नंबर का प्रश्न है, ये नहीं है, ठीक है। ज्ञानात्मक है, भावात्मक है और अवबोधात्मक है, सुधार नहीं है। आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 23 पे चलेंगे, फटाफट प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, यह उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए, जूनियर स्तर के छात्रों के लिए, माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए, उच्च स्तर के छात्रों के लिए। प्रश्न नंबर 23 आपने प्रश्नों को पढ़ लिया होगा दोस्तों, आप उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 23 का क्या है बताइए? हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना है। हम रुचि कहाँ उत्पन्न करेंगे दोस्तों? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के प्रति, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 हमारा हो गया। अब हम चलेंगे, सॉरी दोस्तों, उच्च स्तर के छात्रों में इस प्रश्न को हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। इसका हम उत्तर कमेंट सेक्शन में देंगे। अभी हम इस प्रश्न को यहाँ से हटाते हैं। प्रश्न नंबर 23, ठीक है। मुझे लग रहा है उच्च स्तर के छात्रों के लिए होता है, लेकिन अभी इस प्रश्न को हम कमेंट सेक्शन में, यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करिएगा। आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 24, ठीक है। मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि करना उद्देश्य से संबंधित है, क्या है बताइए? सहारात्मक, ठीक है, अभिव्यंजनात्मक, सृजनात्मक, ग्राहात्मक। उद्देश्य क्या है? मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि करना उद्देश्य से संबंधित है, क्या उद्देश्य से संबंधित है? प्रश्न नंबर 24 को देखिए दोस्तों, तो ये ग्राहात्मक है, ठीक है। आगे चलेंगे। प्रश्न नंबर 25 ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित अंतिम उद्देश्य मूल्यांकन होगा। 25 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, आप उत्तर दीजिए। ज्ञान बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, यही है। ये इसका क्रम भी बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों। आप यहाँ इसको अच्छे से ध्यान, यदि आपने नहीं मतलब पढ़ रखा है तो आप इसे नोट डाउन करिएगा, जो हमने अभी आपको बताया है। प्रश्न नंबर 26 निम्न में से कौन सी हिंदी की एक बोली है? अवधी, मराठी, गुजराती, पंजाबी। प्रश्न नंबर 26 का आंसर आप लोग दीजिएगा। अवधी है, ठीक है, पंजाबी पंजाब की है, मराठी महाराष्ट्र की है, गुजराती गुजरात की है। आइए आगे चलते हैं। देखिए, ब्लूम टेक्सोनॉमी में संज्ञानात्मक अनुच्छेद के उद्देश्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है? आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 27। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो टफ हैं, जिनको आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत है। तो जिनका नाम अभी हम ऊपर लिए थे वही 6 लोग हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं और प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 28 हिंदी राजभाषा है केरल प्रदेश की, कर्नाटक प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की, इनमें से कोई नहीं। बताइए प्रश्न नंबर 28। तो प्रश्न को आप पढ़े होंगे, हिंदी क्या है, किस राज्य की भाषा है? तो आप इनमें से कोई ऐसा नहीं है, ठीक है दोस्तों। आइए आगे चलते हैं। जैसे राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, और अभी आपने ऊपर पढ़ा था दिल्ली है। तो इनमें से तो ये नहीं है, ठीक है। केरल नहीं है, कर्नाटका नहीं है, आंध्र प्रदेश नहीं, ये सब इंग्लिश में, इनकी राजकाज की भाषा अंग्रेजी में होती है दोस्तों, हिंदी में नहीं होती, ठीक है। आगे चलेंगे। प्रश्न नंबर 29 व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त विधि है। आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं आगमन विधि और निगमन विधि, ये विधियाँ
क्या करती हैं, आगमन विधि के माध्यम से हम जो है प्राइमरी में ज़्यादातर शिक्षा देते हैं, और ये क्या होती है, मनोवैज्ञानिक विधि होती है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है, व्याकरण विधि, व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त विधि है, क्या है? प्रश्न नंबर 29। अब इतना बताने पे आप इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दे पाएंगे, आगमन और निगमन दोनों विधि है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 30 पे, और हम प्रश्न नंबर 30 को देखेंगे। आज का ये अंतिम प्रश्न है दोस्तों, और इसके आगे से 31 नंबर के प्रश्न से हम 31 नंबर का प्रश्न अन्य वीडियो में लेकर आएंगे, और फिर हम बातचीत करेंगे, और हम इसका प्लेलिस्ट भी बना देंगे। वर्तमान में मातृभाषा की शिक्षा किस विधि से दी जाती है? प्रत्यक्ष विधि, संरचना विधि, अप्रत्यक्ष विधि, इनमें से सभी से। प्रश्न नंबर 30 का उत्तर आप लोग देंगे दोस्तों इन सभी से। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि से भी हम सिखाने का प्रयास करते हैं, संरचनात्मक विधि से, अप्रत्यक्ष विधि से। कुछ चीज़ों को हम कल्पना के माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर डी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, ये रहे 30 प्रश्न। आप पढ़ते रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए, और एग्ज़ाम आते रहेंगे, जाते रहेंगे, तैयारी नहीं रुकनी चाहिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।